हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम कर रही है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, या फिर आप कह सकते हो किस तरीके से ओजोन डिप्लीशन को रोका जाए। तो धीरे धीरे इन टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और जानते हैं। पहला टॉपिक है आपका ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हिंदी में नाम दिया गया है भूमंडलीय उष्मीकरण। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ये है क्या। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, या फिर इसको इस तरीके से समझा जा सकता है सिंपल तरीके से कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। यानी पिछले कुछ सालों से और अब जो है आप कह सकते हो जो तापमान है यानी टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो उसी को जो है एक तरीके से बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ क्यों रही है? अब कितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, बहुत सारे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं, या फिर आप कह सकते हो वोल्केनिक इरप्शंस हैं, या फिर फॉरेस्ट फायर है, बहुत सारे तरीकों से जो है गैस निकलती है जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। उन गैसों से क्या होता है, एक तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता है अर्थ का, जिसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। इसको थोड़े और एक तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ ही मैं बताऊं आपको, तो ये कह सकते हो आप, it is the usually rapid increase the earth average surface temperature over the past century, primarily due to the greenhouse gases released as people burn fossil fuel। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूं, यहाँ पर जिक्र हुआ यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का, और यहाँ पर क्या बोला गया, इंक्रीज द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। और यहाँ पर क्या है कि पास्ट सेंचुरी, पिछले कुछ सेंचुरीज के अंदर जो तापमान है वो बहुत ही तेजी से बढ़ा है, जिस वजह से क्या हुआ है, क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। ठीक, ये मैंने एक छोटी सी आपको डेफिनेशन दी। अब देखिए है क्या, आपको मैं एक अर्थ के तरीके से समझाता हूं। ये मान लीजिए अर्थ है, और ये मान लीजिए अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक, और ये एक तरीके से समझिए हमारे पास सन है। ठीक, ये क्या है हमारे पास सन। अब क्या होता है कि जो सन से रेडिएशन आता है, या आप कह सकते हो हीट आती है, जो ये गैसेस होती हैं, यानी आप अगर सिंपल भाषा में आपको कहूं कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं क्या, देखिए ऐसी हार्मफुल गैसेस जो एनवायरनमेंट को और ह्यूमन को नुकसान पहुंचाए, या फिर आप सिंपल सी बात कह सकते हो ऐसी गैसेस का ग्रुप जो क्या करे, पूरी तरीके से अर्थ के लिए और अर्थ के जितने भी प्राणी हैं उनके लिए नुकसानदायक हो, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इसी में से एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी तरीके से अर्थ में फैलेगा, जैसे मान लीजिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, और ये किससे फैलेगा, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से, पेट्रोल, ठीक है, लकड़ वगैरह को जलाने से क्या फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से फैलता है। अब ये होता क्या है कि जो सन का हीट होता है, वो सन जो हीट है ये इसको कैप्चर कर लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सन की हीट को क्या कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है, जिस वजह से क्या होता है, रात के टाइम पर या दिन के टाइम पर ये लाइट और हीट एमिट करता रहता है, या ऐसे समझ सकते हो एमिट हीट। ठीक, अब ये देखिए हीट जो है बढ़ती रहती है अर्थ के टेम्परेचर की, जैसे अर्थ के सरफेस की, जिस वजह से क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी को शॉर्टली हम कहते हैं क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। यकीन नहीं तो सिंपल सा एक बात है कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्या है कि हार्मफुल गैसेस का क्या करता है, ग्रुप है, जो क्या करता है टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करता है, यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखिए अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, जो मैंने बारी बारी से मैंने डिस्कस की है आपके साथ, मैं आपको बता देता हूँ। पहला देखिए क्या इम्पैक्ट हो सकता है या फिर क्या ड्रॉबैक हो सकता है। तो पहला है राइज इन सी लेवल। अब देखिए राइज इन सी लेवल का सिंपल सा मीनिंग है, बड़े बड़े पोलर कैप्स हैं और बड़े बर्फ की चट्टाने हैं, वो क्या होंगी, पिघलेंगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो होगा क्या, राइज इन सी लेवल, सी लेवल बढ़ेगा यानी समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जल स्तर। और ये भी कह सकते हो चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न के अंदर भी चेंज आ जाएगा पूरी तरीके से। और तीसरा आप कह सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मेल्टिंग ऑफ आइस कैप होगा, यानी मेल्ट होंगी आइस बड़ी बड़ी और पानी के अंदर मर्ज हो जाएंगी, डूब जाएंगी, तो इससे पानी का स्तर जो है काफी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट भी बहुत सिंपल है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर भी बहुत तेजी से पिघलेंगे। उसके बाद देखिए लॉस ऑफ प्लैंकटन ड्यू टू द वार्मिंग ऑफ सी। अब देखिए समुद्र की सतह के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे प्लैंकटन्स होते हैं। प्लैंकटन्स आप कह सकते हैं छोटे छोटे जीव होते हैं, पौधे की तरह, ठीक है, पौधे ही समझ लो, छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कहां पर तैरते हैं,
वाटर की सरफेस पर तैरते हैं, खासकर सी के अंदर, और ये क्या करते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन बनाए रखते हैं। ये भी नष्ट हो जाएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि सरफेस का भी यानी वाटर सरफेस का भी टेम्परेचर चेंज होगा, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर जानते हैं 6 पॉइंट में क्या कहा गया है, इंक्रीज लिवलीहुड ऑफ एक्सट्रीम इवेंट सच एज हीट वेव, फ्लडिंग, हॉरिकेन्स। देखिए ये सारी जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं या हैजर्ड्स हैं कह सकते हो, जैसे हीट वेव्स है, फ्लडिंग है, हॉरिकेन्स है, बड़े बड़े तूफान, चक्रवात वगैरह जैसी चीजें जो है आएंगी, क्योंकि अर्थ के टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 7 पॉइंट में, वैनिशिंग द एनिमल्स पॉपुलेशन ड्यू टू हैबिटेट लॉस। अब देखिए वैनिशिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि बहुत सारे हैबिटेट जो हैं एनिमल्स जहां रहते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी लॉस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही लाइव रहते हैं। जैसे कहने का मतलब है जैसे पेंगुइन्स में आपने देखा होगा कि वो हमेशा ठंडे एरियाज में पाए जाते हैं, अगर थोड़ी सी भी हीट हो गई तो वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा भी एक लेवल है कि अधिक टेम्परेचर होने पर हम लोग नहीं रह सकते। जैसे हमने देखा होगा कि अधिक यानी मान लीजिए 60 से 70 डिग्री का तापमान हो तो हमारा लाइफ या रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पर वही बात बताई गई है, वैनिशिंग ऑफ एनिमल्स पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब जल स्तर बढ़ेगा या आप कह सकते हो फ्लड वगैरह जैसी चीजें आएंगी तो उसमें क्या है, बड़ी बड़ी डिजीज का जो है खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये ग्लोबल वार्मिंग आपको समझ में आई होगी और इसके कुछ इम्पैक्ट आपको समझ में आए होंगे। तो इसी को क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, आइए कुछ एक छोटा सा चार्ट देखते हैं, इसको और समझते हैं किस तरीके से ये चलता है, फॉलो करता है। ठीक, अब देखिए चेन ऑफ इवेंट समझते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का चेन चलता है, तो उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, कंबस्शन ऑफ फ्यूल। ठीक है, यानी यहाँ पर कंबस्शन हो रहा है, यानी फॉसिल फ्यूल को जलाया जाएगा। किस खासकर ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ही जलाया जाएगा। और उससे होगा क्या कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, और जब क्लाइमेट चेंज होगा ऑब्वियसली बात है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जिससे क्या होगा, फ्लड, राइज इन सी लेवल बढ़ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, सबमर्ज ऑफ लो लाइंग कोस्टल लैंड, जितने भी तटीय इलाके होंगे या कोस्टल रीजन्स होंगे वो डूब जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी पूरे तरीके से इकोसिस्टम जो है तबाह हो जाएगा। और इकोसिस्टम के साथ साथ क्या होगा, जो वहां के रहने वाले जीव होंगे या फिर बर्ड्स होंगे या ह्यूमंस होंगे वो क्या होंगे, सब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा मेजर इशू है आज के टाइम का कि ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बहुत सारे जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, जिस तरीके से कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग उसको पढ़ते हैं। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले 2 ऑर्गेनाइजेशन बनी। ठीक है, एक है WMO और एक है UNEP। ठीक है, अब देखिए इनका फुल फॉर्म पूछा भी जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि WMO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, सॉरी एनवायरमेंट प्रोग्राम। अब देखिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिलकर क्या बनाया, 1998 के अंदर IPCC बनाया। और IPCC क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज। देखिए इसने कहा कि 21,000 जब सदी आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इतने डिग्री के बीच में रहेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी अब जो टेम्परेचर है उसकी तुलना में टेम्परेचर जो है इतनी तेजी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे स्पीशीज जो है नष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आप कह सकते हो लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। खासकर ये कह सकते हो कि इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय होगा, और आप कह सकते हो बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और बहुत सारे जो एनिमल्स पोलर कैप्स पे रहते हैं वो पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये किसका कहना है, IPCC। ठीक है, इसने ये सतर्क किया है बाकी कंट्रीज के लिए भी। इसके अलावा भी जो है कुछ प्रोग्राम बने हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए 1990 के अंदर US असेंबली हुई, उस असेंबली के अंदर एक संस्था बनी, आप कह सकते हो उसके अंदर बातचीत चली, और बातचीत के बाद 1991 में क्या बनाया, UNFCCC बनाया। ठीक है,
यानी अमेरिका के लोगों ने क्या किया, एक बैठक के अंदर क्या बनाया, यूएनएफसीसी बनाया। ये किसके लिए था, खास करके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए बनाया गया था और भी बहुत सारे क्लाइमेटिक इश्यूज के लिए बनाया गया था, जिसका फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, इसको बाकी कंट्रीज ने भी 1992 के अंदर सपोर्ट किया, यानी 50 कंट्रीज ऐसी थी जिसने इसको सपोर्ट किया। बाद में जो है इसको सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन भी आया। आप ये कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन एक 27 से 28 देशों का एक ग्रुप है जिसने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, खास करके यूएनएफसीसी। ठीक है, यूएनएफसीसी इसका फुल फॉर्म पूरा है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये यूरोपियन यूनियन का भी बहुत बड़ा रोल था इसको सपोर्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर जितनी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी उससे क्या है, पूरे तरीके से ह्यूमन लाइफ और पूरे अर्थ की लाइफ पर पूरा चेंज आया। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे इंडिया का क्या स्टैंड था कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या किस तरीके से उसने स्टेप उठाए हैं, तो उसका क्या स्टैंड रहा था। अच्छा, एक चीज और बता दूं, 50 कंट्रीज में हमारा इंडिया भी था जिसने सपोर्ट किया था इस यूएनएफसीसी को। ठीक, अलग से इंडिया ने भी क्या है बहुत सारे वो बनाए थे अपने प्रोग्राम, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इंडिया का क्या स्टैंड रहा ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज पर, आपने बाकी कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन पर देखा, तो हम देखते हैं इंडिया ने 2008 के अंदर क्या बनाया, एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था NAPCC। इसका फुल फॉर्म था द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेटिक चेंज। अब ये जो है किसके थ्रू बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेटिक चेंज के थ्रू बनाया गया था, और ये था 2008 के अंदर। इसके अंदर इन्होंने मेन 8 मेजर पॉइंट्स लिए या मेजर पार्ट्स लिए इसके अंडर में, जिसके थ्रू जो है क्लाइमेटिक चेंज पर वर्क किया जाएगा। यहाँ पर मैंने बारी बारी से लिख दिए हैं। पहला था नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, यानी सोलर एनर्जी को लेकर था। उसके बाद देखिए सेकंड था नेशनल मिशन फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, यानी इन एनर्जी के लायक बनाया जाएगा, किस तरीके से एनर्जी का यूज किया जाए। फिर थर्ड जो है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, हैबिटेट के लिए है ये। फोर्थ है नेशनल वाटर मिशन, वाटर किस तरीके से पॉल्यूटेड हो रहा है उसको लेकर ये जो था एक मिशन बनाया गया था इंडिया के थ्रू। फिफ्थ जो था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग ऑन हिमालयन इकोसिस्टम। अब हिमालय इकोसिस्टम जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको था। उसके बाद था नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, कि इंडिया को ग्रीन किस तरीके से रखा जाए। उसके बाद सेवंथ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रोटेक्टेड किया जाए, अच्छी हो एग्रीकल्चर। उसके बाद एक है लास्ट 8th नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेटिक चेंज, किस तरीके से इंडिया के लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि क्लाइमेटिक इश्यूज की प्रॉब्लम को गंभीरता से लें, ताकि हम आगे आने वाले इश्यूज को अच्छे से टैकल कर सकें। तो ये 8 प्रोग्राम चलाए थे। स्क्रीन पे मैंने एक हिंदी में भी लगा दिया है, तो ये 8 प्रोग्राम हिंदी में भी आप देख सकते हो। फाइनली डिसीजन यही आता है कि इंडिया भी जो है बहुत बड़ा स्टैंड ले रहा है, खास करके ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से रोका जाए। और यहाँ पर 8वां जो पॉइंट है उसमें यही बताया गया है किस तरीके से स्ट्रेटेजिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्लाइमेटिक चेंज पर हम लोग वर्क करें। एवरी पीपल, यानी इंडिया का हर एक नागरिक जो है इस चीज को गंभीरता से ले और ग्लोबल वार्मिंग में इंडियन गवर्नमेंट के साथ लड़ने में मदद करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जैसे कि एक ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है ना, तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी एक, जिसका नाम है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक, हिंदी में भी इसका नाम देख सकते हो, ओजोन परत हासन है इसका नाम। अब देखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन लेयर है क्या, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ओजोन क्या है। अब देखिए ओजोन एक तरीके का ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है ओजोन। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है O3। आप ये कह सकते हो ऑक्सीजन क्या है, एक नेचुरल गैस है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो इट इज एन ऑलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड टुगेदर। अब ये कहना सिंपल सा है इसमें कि ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन और फिर एक और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, ओजोन बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, ओजोन बनाता है। इसका नाम है O3, जैसे कि आपको मैंने सिंपल वे में बता दिया। ठीक, अब यहां पर हम बात करते हैं ये ओजोन लेयर है क्या। आपको अगर मैं सिंपली मैं आपको बताऊं तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, अर्थ है, और अर्थ के बाहर क्या है, सरफेस है, यानी आप कह सकते हो जिसको एटमॉस्फेयर सरफेस। ठीक, तो अब ये कह सकते हो ये एटमॉस्फेयर
इस तरीके से है, यानी 5 लेयर एटमॉस्फेयर की है। पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, यानी आप इसको डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से, पहली लेयर। दूसरी लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक, ये इसको इस तरीके से डिवाइड। फिर क्या है? मेसोस्फेयर। तो ये मैंने 3 लेयर बना दी। ऐसे कितनी लेयर है? 5 लेयर है। जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट वाली लेयर होती है उसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, मैं यहां टी लिख देता हूं शॉर्ट में। दूसरी लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको मैं एस लिख देता हूं इस तरीके से। और तीसरी लेयर क्या है? मेसोस्फेयर, जिसको मैं एम लिख देता हूं। वैसे और भी है, ये थर्मोस्फेयर है एक, आप कह सकते हो, और फिर उसके अलावा एक एक्सोस्फेयर भी एक लेयर है, ठीक। अब सिंपल सी बात समझिए, ये ओजोन लेयर जो है ना, एक तरीके की लेयर है जो हमें बहुत सारे रेडिएशन से बचाती है। और ये कहां पर मिलती है? हमें मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी इसको बोलते हैं समताप मंडल, यानी हिंदी में अगर मैं बताऊं तो। यानी ये आप ये कह सकते हो, ये वाला जो सेकेंड वाली लेयर है, यहां पर ये लेयर पाई जाती है, इस तरीके से होती है ये। यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं इस तरीके से, ठीक। अब ये करती क्या है? बहुत, अगर मैं इसकी सिंपल सी अगर मैं वर्किंग समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप समझिए इस तरीके से कि ये आपका सन है, ठीक। और देखिए मैंने इसको आपको बता दिया कि एटमॉस्फेयर, कौन सी एटमॉस्फेयर में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। तो आप कह सकते हो ये है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी सेकंड लेयर में। इसकी आपको फिगर भी दिख जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं वर्किंग में इसका किस तरीके से है, ओजोन लेयर का क्या काम होता है। शॉर्ट में इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। अब देखिए वर्किंग में आप इस तरीके से कह सकते हो, ये ओजोन लेयर है इस तरीके से, ये ओजोन लेयर दिख रही है आपको, ठीक। ये लेयर है, ये भी लेयर है, मैं आपको और बढ़ा देता हूं, ऐसी और लेयर है। अब इसका काम क्या है? रेडिएशंस को रिलीज करना, ठीक। बहुत सारे रेडिएशंस निकलता है। अब रेडिएशंस में क्या होता है, ये ओजोन लेयर है ना, ये क्या करती है, इस तरीके से एक रेस और निकलती है, इसका नाम है यूवी रेस, ठीक है, यूवी रेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट रेस। अब ये यूवी रेस भी जो है ना, 3 तरीके से निकलती है। एक निकलती है यूवी ए, एक निकलती है बी, और एक निकलती है सी। खासकर आप ये कह सकते हो, ये जो रेस है नीचे वाली, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी यूवी रेस बी और यूवी रेस सी, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जो किससे निकलती है? सन से निकलती है। और ये ओजोन लेयर का काम क्या होता है? इन दो, खास करके इन 2 यूवी रेस को, एक बी और सी को रोक लेना, ठीक है। यानी ये मान लीजिए बी है और ये इसको क्या कर दी है? रिफ्लेक्ट बाउंस कर दिए। कौन? ये ओजोन लेयर, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत हार्मफुल रेज हैं, अगर ये डायरेक्टली अर्थ पर आएंगे तो उसके भी बहुत बुरे परिणाम हैं। अभी आपको मैं इससे भी परिचित कराऊंगा कि ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है पूरे तरीके से एनवायरनमेंट को और ह्यूमंस को, ठीक। तो ओजोन लेयर का आपको समझ में आ गया होगा, हल्का फुल्का वर्किंग, ठीक है। मैंने वर्किंग समझाने की पूरी अच्छे से कोशिश की है कि खास करके ये यूवी रेस को अर्थ के सरफेस पे जाने से रोकती है कि ये रेस इस तरफ ना जाए। अगर ये डायरेक्टली रेस अर्थ पर जाती है तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है, चलो उसको देख लेते हैं। और ये जो तरीका है, इसको मैंने एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। उस फिगर को आप देखिए और उसको समझिए कि किस तरीके से जो है ओजोन लेयर जो है हमारी हेल्प करती है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए, सपोज कीजिए अगर ओजोन लेयर पूरी तरीके से हट जाए, ठीक है, यानी ओजोन लेयर नहीं रहे, तो क्या होगा? यूवी रेज डायरेक्टली फॉल होंगे अर्थ पर, और अर्थ पर क्या है, पूरे एनवायरनमेंट के ऊपर या फिर ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर सीधा गिर जाएंगे। तो उससे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मैंने आपको थोड़े मोटे मोटे तौर पे बता दिया। पहला बताया है, स्किन डिसऑर्डर होंगे बहुत सारे, यानी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, या फिर स्किन कैंसर भी हो सकता है इस केस में। और दूसरा जो है, आप कह सकते हो आईज प्रॉब्लम भी होगी, जिसको आप प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है कैटरैक्ट आप कह सकते हो। हिंदी में अगर मैं इसको कहूँ तो इसको मोतियाबिंद कह सकते हो, आंख में प्रॉब्लम्स एक डिजीज है ये। तीसरा आप ये कह सकते हो इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी होगा, यानी इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा यूवी रेस की वजह से, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू होंगी। अब देखिए नाउ डेज हो क्या रहा है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है जो हमें यूवी रेस से बचाती है। ये क्या हो रहा है कि रिलीज जो ग्रीन हाउस गैसेस ऑटोमोबाइल से निकलती है, ठीक है, खास करके ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, इससे क्या है ओजोन लेयर, यानी आप देखिए इस तरीके से समझ सकते हो आप सिंपल वे में।
कि ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, सॉरी अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है और इसी सरफेस में क्या है, ओजोन लेयर है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये डिप्लीट कर रहे हैं, यानी होल करने की कोशिश कर रहे हैं। और खासकर इसमें जो रोल निभा रहा है वो है आपका CFC। यहाँ पर समझिए CFC क्या करता है, डायरेक्टली ओजोन यानी O3 को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक, अब ये ओजोन O3 ये टूट जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, यानी डायरेक्टली जो है अर्थ पर यूवी रेज आएंगी और इनसे प्रॉब्लम्स ये सारी हो सकती है जो मैंने अभी आपको बताई। तो ये CFC जो है एक ऐसी गैस थी जो AC, रेफ्रिजरेटर अब या फ्रिज वगैरह से निकलती थी, जिसको अब पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है सतर्क है कि ओजोन लेयर खत्म ना हो, नहीं तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं डेवलप हो जाएंगे। जैसे ही मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस की वजह से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, तो ऐसे ही इस पर भी जो है एक बहुत बड़ा खतरा है ओजोन लेयर पर। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, और दूसरा है CFC की वजह से, और तीसरा है HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूरा नाम है। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर दिख रही होगी, उसके थ्रू मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है कि जो गैसेस मिलकर किस तरीके से ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। ठीक है, अच्छा, जहां जहां से ओजोन लेयर हट रही है उसी को बोलते हैं ओजोन होल। ठीक है, यानी ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन एक ही बात रहेगी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने आपको सिंपली वे में बताने की कोशिश की किस तरीके से ओजोन लेयर को डिप्लीट किया जा रहा है। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सरफेस में क्या है, ओजोन लेयर है। ठीक, अभी ओजोन लेयर की कितनी चौड़ाई है, ठीक है, ये थिकनेस अभी किस तरीके से मेजर होता है कि ओजोन लेयर कितनी खत्म हो चुकी है, तो उस पर जो है हमारा टॉपिक है। तो ये है हमारा ओजोन लेयर, और इस पे एक क्वेश्चन है कि हाउ ओजोन लेयर मेजर, यानी किस तरीके से ओजोन लेयर को हम लोग मेजर करते हैं। तो यहां पर पहला बता रखा है, या फिर डेफिनेशन को समझ सकते हैं, द ओजोन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स आर वेरिड। अलग अलग टेक्निक हो सकती है, लेकिन सम ऑफ द टेक्निक जिसको बोला गया है डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोनोमीटर एंड द फिल्टर ओजोनोमीटर, जिसको M83 कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो ओजोन लेयर है उसको किस में नापा जाता है, डॉप्सन में नापा जाता है। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नेम पर जो है डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोनोमीटर है इसका नाम, और M83 इसको कलेक्टिवली बोलते हैं। एंड द टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर को टॉम्स या फिर आप कह सकते हो निम्बस 7 सैटेलाइट से मेजर किया जाता है। यानी अगर ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ओजोन लेयर है उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, डॉप्सन से। ठीक है, तो यहां पर ये कह सकते हो कि शॉर्ट में अगर मैं इस डेफिनेशन से अलग हटके बात करूं तो आप ये कह सकते हो डॉप्सन यूनिट क्या है, एक तरीके की यूनिट है जिसमें क्या नापा जाता है, ओजोन लेयर को नापा जाता है। ठीक है, कि कितनी मोटाई है यानी कितनी थिकनेस है और कितनी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने इसको खत्म किया है, मतलब इतना कितना लेयर जो है इसका डिप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसी को ओजोन होल भी बोला जाता है, मैंने आपको बताया। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इसको डिप्लीट किया है और कितना डिप्लीट किया जा चुका है। अब देखिए हम लोग बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि कितनी ओजोन लेयर को किस तरीके से डिप्लीशन हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे क्या है, एक मोटी चादर सी है। ठीक है, जिसको ओजोन बोला जाता है, यानी ये क्या है, O3। ठीक, तो किस तरीके से, अब देखिए स्टार्टिंग में आप ऐसे समझ सकते हो, ग्लोबल एवरेज ओजोन जो ओजोन थी वो कितनी थी, तो आप ये 300 DU क्या है, यहाँ पर डॉप्सन यूनिट को ही बोला गया है। ठीक है, और 3 mm, ठीक है, यानी आप कह सकते हो 3 mm क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, मिलीमीटर जिसको आप सिंपल भी सेंटीमीटर वगैरह में नापते हैं ना, उस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से ले लेता हूँ 3 कॉइन्स। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो एक कॉइन ये रहा हमारे पास, ठीक, इस तरीके से एक और कॉइन है हमारे पास इस तरीके से, और एक और कॉइन है। या आप कह सकते हो हमारे पास 3 कॉइन्स है, यानी इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये कॉइन्स है हमारे पास। और ये एक्चुअल में ये है क्या, ये हमारी एक लेयर है ओजोन की। ठीक है, O3 की। ठीक, तो यहां पर ये 1 2 3 यानी ये क्या शो कर रहा है, 300, यानी आप ये कह सकते हो 1 कॉइन शो कर रहा है 100 DU। ठीक है, डॉप्सन यूनिट। तो ये टोटल कितने 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 300 डॉप्सन यूनिट है हमारे पास ओजोन अर्थ में, यानी स्टार्टिंग में कह सकते हो।
लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे ये 100 DU में कन्वर्ट हो गया, यानी इसकी ये दो कॉइन्स आप कह सकते हो ये हट गए, यानी आप एक ही कॉइन रह गया, ठीक, जिसको हम 1 mm बोल सकते हैं, 1 mm, ठीक। यहां कितना था, 3 mm होगा, इस तरीके से 3 है ना ये। अब धीरे धीरे हुआ क्या कि ओजोन लेयर CFC की वजह से कितनी डिस्ट्रॉय हो गई, आप ये कह सकते हो 200 DU डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। अब आंकड़ा ये एक फिक्स नहीं है, थोड़ा हो सकता है कम बढ़ हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल एवरेज कितनी थी, 300 यूनिट थी, उसके बाद क्या हुआ 100 डेसी यूनिट ही रह गई, ठीक है, यानी डॉप्सन यूनिट। तो मैंने आपको बताया भी था ओजोन लेयर मेजरमेंट किस तरीके से की गई। तो ये एक सिंपल तरीका है जिसमें आपको मैंने बताया कि ओजोन लेयर मेजर कैसे करते हैं डॉप्सन यूनिट से। अच्छा, और भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ओजोन लेयर पर भी जो है मॉनिटरिंग कर रही है, ध्यान रख रही है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो, या फिर आप सिंपली आपको मैं बता दूं, ये नंबर 1 है WMO, और दूसरा है WWW, और तीसरा है IGOSS, और फोर्थ है GCOS। ये तीनों संस्थाएं, यानी चारों संस्थाएं जो है किस पर ध्यान लगा रखी है, ओजोन लेयर पे, कि भाई ओजोन लेयर जो है पूरी तरीके से डिप्लीट ना हो। अगर डिप्लीट हो गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बाद में पकड़ आती है। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा ध्यान है कि ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो, या ओजोन लेयर में होल ना हो, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी जो है बहुत जो है हमारी गवर्नमेंट क्या पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस चीज पर चिंतित है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है इसके लिए भी, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी, या फिर आप कह सकते हो इग्नू और DU वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। आई होप कि इसको कंप्लीटली देखें ताकि आप समझ पाए इसको, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसी के साथ मैं ये लेक्चर जो है कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।